हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट योर होम। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा है सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल सेल के डिफरेंट साइजेस के बारे में, डिफरेंट शेप्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। अब नेक्स्ट हम लोग आज जो देखेंगे इस वीडियो में वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जैसा बेसिक स्ट्रक्चर जब हम लोग डील कर रहे थे, व्हेन वी आर डीलिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वी हैव सीन दैट बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. That is, this fluid part is cytoplasm. This center is known as nucleus, as well as this outer covering is known as cell membrane, plasma membrane और plasma lemma. ठीक है, तो in today videos we will be discussing about cytoplasm in detail because we have already discussed about nucleus and cell membrane in our previous videos. That is, nucleus हमारा क्या होता है, ये हमें सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें मिलके ये हमारा पूरा न्यूक्लियस फॉर्म करता है। एंड नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दैट इज जैसा आउटर कवरिंग, ये हमारा सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, एंड ऑल दैट स्टफ रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन वी हैव डिस्कस्ड। फर्दर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एक्सटर्नल हमारा वॉल या फिर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सेल वॉल, जो कि सिर्फ हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो टुडे एज आई हैव टोल्ड यू दैट आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा सेल है ये एक बाउंड्री या आउटर कवरिंग से ढका हुआ है। अब ये जो रीजन जो कि हमारा कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जितने भी हमारे फ्लूइड कंटेंट हो गए जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है, उसको ही हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। You can see I've written that liquid material of cell, or you can say that fluid content present inside the plasma membrane। मतलब वो सारे फ्लूइड हमारे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर लिक्विड मटेरियल जो भी हमारा सेल का हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारा फ्लूइड या कंटेंट है या लिक्विड मटेरियल है, ये अब इसमें हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनलीज का डेफिनेशन जो भी मैंने आप लोगों को बताया अर्लियर क्लासेस में, वो सारे सेल ऑर्गेनलीज हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसी रीजन में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो सेल ऑर्गेनलीज है हमारे, वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये हमारा लिक्विड मटेरियल होता है किसी भी सेल का, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फर्दर इस साइटोप्लाज्म में हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो भी सेल ऑर्गेनलीज हमारे प्रेजेंट होते हैं वो अपना अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनलीज पहले होते क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिटेल में समझा चुकी हूँ। स्टिल मैं रिकॉल करा देती हूँ। जितने भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सब हमारा सेल ऑर्गेनलीज कहलाता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनलीज है वो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वैक्यूल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ये सारे हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं ये सारे के सारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर कहाँ, तो साइटोप्लाज्मिक रीजन में। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक रीजन में हमारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, इनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शंस जो भी होते हैं सबको डिफाइंड होता है अलग अलग, वो पर्टिकुलरली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। अब ये जितने भी जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं वो भी सब एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जब डिफरेंस देखे थे तो हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वहां पे एब्सेंस होता है न्यूक्लियर रीजन का, एज वेल एज वहां पे हमारा जितना भी सेल ऑर्गेनलीज होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए यूकैरियोटिक की तो वहां पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इवन की जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो भी प्रॉपरली वेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हमारा एक
बेसिक सिग्निफिकेंस अगर हम लोग समझना चाहें कि मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको हम लोग वायरस के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे वायरस में क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से कि वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिविंग का या लाइफ का शो नहीं करता है। कब तक? जब तक कि वो किसी भी लिविंग बॉडी में एंटर ना करे और उसके सेल मशीनरी को इस्तेमाल करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट हमारे सेल ऑर्गेनलिस प्रेजेंट रहते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में सारे सेल ऑर्गेनलिस कौन कौन से हैं वो मैंने अभी बताया। अब ये सारे सेल ऑर्गेनलिस के अपने स्ट्रक्चर, इनके पर्टिकुलर फंक्शन, सबको हम लोग डिटेल में डील करेंगे। सेल ऑर्गेनलिस होता क्या है ये बता दिया मैंने, दैट इज इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर इन सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर फर्दर इसको शॉर्ट में अगर हम लोग कहना चाहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी। फाइन। तो सबसे पहले अगर सेल मेम्ब्रेन की, सेल ऑर्गेनली की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग सेल ऑर्गेनलिस में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, किस टाइप का दिखता है, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। अब अगर बात करेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये जो जितने भी हमारा साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है जो भी सेल का, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो हमारा इसी स्ट्रक्चर से, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ऑक्यूपाइड होता है। अब ये क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो ये हमारा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस एक चैनल सिस्टम होता है, और ये एक 3D मतलब 3D यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। किसका? तो क्लोज मेम्ब्रेन बाउंड इंटर कम्युनिकेटिंग ब्रांच ट्यूब्यूल्स का, वेसिकल्स का और फ्लैटन सैक्स का। कहने का मतलब है कि ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों का दिख सकता है। सबसे पहले या तो आइदर इट कैन बी ऑफ ट्यूब, मतलब कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब्स लाइक होते हैं। फर्दर वेसिकल्स, अब ये वेसिकल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्लॉन्ग बैग्स टाइप स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट इज फ्लैटेंड सैक्स लाइक, फ्लैटेंड सैक्स, जिसको कि फर्दर हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन करके एक इंटरकनेक्टेड ब्रांच्ड इरेगुलर नेटवर्क सिस्टम का ये फॉर्मेशन करता है। और ये एक कैसा रहेगा, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है, ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या भरा रहेगा, तो इसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। और ये हमेशा कैसा होगा, रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर नेटवर्क होगा। जो भी इनका होगा स्ट्रक्चर से जो ये फॉर्मेशन करेंगे वो नेटवर्क हमेशा इरेगुलर होगा। ये 3 तरीके का स्ट्रक्चर्स मिलकर के, पहला ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इस टाइप के, फर्दर वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का, और फ्लैटेंड सैक्स मतलब इस तरीके का फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको कि फर्दर हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये तीनों तरीके का स्ट्रक्चर मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो भी साइटोप्लाज्मिक है पार्ट हमारा सेल का, उसमें ये सबसे ज्यादा बल्क में प्रेजेंट होता है। अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है किसके जैसा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा। फर्दर ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का, तो नंबर 1 इज RER एंड नंबर 2 इज SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम लोग RER और SER के बीच में डिफ्रेंशिएट क्यों किए, 2 टाइप्स में क्यों इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बांट दिए, तो ये जब हम लोग इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हम लोगों को क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं। कहाँ ईयर के सरफेसेस पे, मतलब कि जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे ये स्मॉल पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कब? जब हम लोग ईयर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब। अब अगर ये हमारा
पार्टिकल्स उसके एयर के सरफेस पे अटैच होता है, जिसके वजह से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ स्ट्रक्चर शो करता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कि वो हम लोगों को एकदम स्मूथ नजर आता है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो पार्टिकल्स हमें नजर आ रहा है, ये पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, वो क्या होते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे होते हैं राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होता है, तो ये जो भी हमारा राइबोसोम्स है वो हमेशा एक्टिव सेल्स पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि वैसे सेल्स जो कि प्रेजेंट है, अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। अब ये जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, तो ये अगर बात की जाए राइबोसोम्स की, तो ये हमारे सबसे पहली बात डेंस एंड स्फेरिकल होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ, तो सबसे पहला आइदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं अटैच्ड फॉर्मेट में, या फिर ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट। दूसरी बात, ये हमारा जो राइबोसोम है ये हमारे स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होता है। और ठीक है, अभी तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ गए। अब बात आती है कि ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों प्रेजेंट रहता है। तो अगर बात की जाए इसके फंक्शन की, तो ये जो हमारा राइबोसोम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन हमारे लिए कितना यूजफुल है वो मैंने प्रोटीन के वीडियो में शेयर किया, आप लोग वो वीडियो जरूर देख सकते हैं डिटेल में प्रोटीन के बारे में जानने की। और ये जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस है, मतलब जो प्रोटीन हमारा सिंथेसाइज होगा, बनेगा, वो उसमें ये हमारा राइबोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि राइबोसोम्स हमारे वैसे साइट्स होते हैं जहाँ पे हमारा प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। अब ये जो हमारा प्रोटीन का मैन्युफैक्चर हो गया है, जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स हैं, वो उसको अलग अलग सेल के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्लेसेस में सेंड हो जाएगा, जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो सेंड होगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन, उसमें भी हमारा ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब इसको ही यूज करते हुए हमारे प्रोटीन्स डिफरेंट प्लेसेस पे सेंड आउट किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग SER की, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जिस तरीके से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे पार्टिकल्स, और वो प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में हेल्प कर रहे थे, उसी तरीके से जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमारे वहां पे भी मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन वहां पे हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं होगा। वहां पे हमारा क्या मैन्युफैक्चर होगा, वहां पे हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं लिपिड्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो कि हमारे सेल के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे अब ये जो हमारे प्रोटीन और लिपिड्स सिंथेसाइज हुए हैं हमारे SER और RER की हेल्प से, अब ये अलग अलग चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे सेल को। फॉर एग्जांपल कि हमारा मदद करेंगे डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करने में। उसके बाद जितने भी कुछ अलग प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स के जैसा एक्ट करेंगे। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा, वो अपीयरेंस में अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके का दिखता है, मतलब कि इसके जो अपीयरेंस होते हैं वो डिफरेंट सेल्स में वैरी करेंगे, डिफर करेंगे, लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम का ही फॉर्मेशन करेगा। अब जो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा हेल्प करता है क्या, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो भी डिफरेंट हमारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो हमारे सिंथेसाइज हो गए, ये किस चीज में हेल्प करेंगे, तो ये हमारा हेल्प कर रहा है बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो भी सेल मेम्ब्रेन के बनने में जो हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हेल्प कर रहे हैं जिस तरीके से, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से हमारा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा या बिल्ड होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, एक डिफरेंट टर्म से, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर है? अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है समझ में आ गया? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प आउट करते हैं
किसको, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में। फर्दर अगर आगे हम लोग ईआर का फंक्शन देखें तो एक फंक्शन हमारा ईआर का ये भी हो जाएगा कि ये एक हमारा एक चैनल का टाइप सिस्टम है। तो ये हमारा हेल्प आउट करेगा किसमें, अलग अलग मटेरियल्स को, और स्पेशली अगर बात करें तो प्रोटीन्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा अगर इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा एक साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क भी या फिर एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारा टेक प्लेस हो सके, जो कि सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्दर इस सारे फंक्शंस को मैं एक एक करके जो भी बताया उस सारे पॉइंट्स को मैं नोट डाउन कर देती हूँ और वापस से एक बार रिकॉल भी करा देती हूँ। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या है, तो ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे फ्लूइड होते हैं। मेम्ब्रेनस नेटवर्क है तो ये कैसा है, कैविटी का फॉर्मेशन करता है। वो स्ट्रक्चर्स हमारे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर फ्लैटेंड स्टैक्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ट्यूब्यूल्स यहाँ पे ट्यूब्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वेसिकल्स हमारे बैग लाइक ऑब्लोंग बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और फ्लैटेंड सैक्स को ही हम लोग सिस्टर्ने कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अगर ईआर के फंक्शंस की, तो फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये एक स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। दूसरा ये मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फर्दर ये दो तरह का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर में क्या होगा, ये हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपर सरफेस पे, जिसके वजह से माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर हमारा रफ दिखता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस का, इसलिए आरईआर को हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट अगर बात की जाए एसईआर की, तो इसमें कोई भी हमारा राइबोसोम्स यानी कि पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये काफी स्मूथ नजर आता है। इस वजह से इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और यहाँ पे हमारा फैट्स या लिपिड्स का सिंथेसाइज होगा। फर्दर एक और फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, दैट इज जो कि एसईआर के द्वारा किया जाता है, मतलब कि एसईआर जो हमारा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज ये जो फंक्शन है ये हमारा जो एसईआर के द्वारा जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स होते हैं वहां पे ये जो हमारा एसईआर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब कि ये डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को, ड्रग्स को, जो भी हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट है उसको। अगर बात की जाए डिटॉक्सिफिकेशन की, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को जब हम हार्मलेस कर देते हैं, हार्मलेस बनाना, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं, पॉइजन हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस को जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, इनको हार्मलेस बनाना ही हम लोग क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा एब्सेंट होता है आरबीसीज में। फर्दर डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, हमारा ईआर का फंक्शन हो गया, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। ईआर को हम लोग स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। स्केलेटन ऑफ द सेल मतलब कि ये हमारा फ्रेमवर्क पूरा सेल को प्रोवाइड करता है। फर्दर ये सारी कुछ बातें ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वो हमारा एक सेल ऑर्गेन है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। लेकिन स्टिल अगर कोई मिस्टेक या कोई अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में, दैट इज हमारा होगा गोल्जी अपैरेटस के बारे में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपने नोट्स मिलते हैं, क्योंकि आपके खुद के हैंडमेड नोट्स से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।